दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को लेकर आया हूँ। इस सच्ची कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक बैंक के सामने जूते पॉलिश करने वाला लड़का एक दिन उसी बैंक को खरीद लेता है और साबित कर देता है कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, इस मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.3 और रोटेन टोमेटोज पर इसे 78% की फ्रेश रेटिंग भी दी गई है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के वॉशिंगटन DC से साल 1965 में, जहां हम बर्नार्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि आज कोर्ट में किसी केस के सिलसिले में अपना पक्ष रखने आया होता है। असल में वो किसी बड़ी सरकारी कमेटी के सामने गवाही देने वाला होता है, लेकिन ठीक उसकी स्पीच से पहले कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि आखिर बर्नार्ड यहां तक कैसे पहुंचा। अब सीन आता है साल 1939 के अमेरिका में, जहां हम टेक्सास राज्य के विलीज शहर को देखते हैं। यहाँ हमें 14 साल का बर्नार्ड दिखाया जाता है, जो कि उस वक्त एक बैंक के बाहर जूते पॉलिश कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि अपने इसी काम के दौरान वो बैंक के अमीर ग्राहकों की बातें ध्यान से सुनता है, खास करके जब वो पैसे और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और फिर जो कुछ भी वो सुनता है उसे अपनी डायरी में लिख लेता है ताकि उसे ये चीज याद रहे। असल में उसका दिमाग इस खोजबीन में लगा होता है कि आखिर एक अमीर आदमी अमीर कैसे बनता है और गरीब अगर अमीर बनना चाहे तो उसे क्या करना होगा। तो ऐसे ही एक दिन वो बैंक की खिड़की के पास आकर अंदर मीटिंग की बातें सुनने लगता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और जोर जोर से उसे डांटने लगता है। हालांकि बर्नार्ड उसे बताता है कि मैं बस बातें सुन रहा था, लेकिन फिर भी वो पुलिस वाला उससे कहता है कि कुछ भी हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब ये सुनकर वो काफी डर जाता है और तेज और फुर्तीला होने की वजह से उस पुलिस वाले के चंगुल से छूटकर अपने घर की तरफ भाग जाता है। लेकिन फिर भी वो पुलिस वाला चिल्लाकर उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पिता को सब बता दूंगा और उन्हें इस बारे में पता चल जाएगा। असल में अगर वो श्वेत अमेरिकन होता तो शायद बर्नार्ड को नहीं छोड़ता, लेकिन वो पुलिस वाला भी बर्नार्ड की तरह ही अश्वेत अमेरिकन था और वो उसके पिता को जानता था, इसलिए वो बर्नार्ड को छोड़ देता है और बाद में उसके पिता को इस बारे में बता देता है ताकि आगे से वो ऐसा ना करे, क्योंकि एक तरह से उसने बर्नार्ड को सजा होने से बचा लिया था। क्योंकि अगर वो किसी गोरे अमेरिकन पुलिस वाले के हत्थे चढ़ जाता तो शायद उसे जेल भी हो जाती। अब रात में उसके पिता उसे डांटने लगते हैं। वो उसे समझाते हैं कि गोरों की बातें सुनना तुम्हारे लिए खतरा है, उन्हें ये बात पसंद नहीं आती कि हम लोग उनकी बातें सुने। इस पर बर्नार्ड कहता है कि पापा, मैं तो बस उनकी इन्वेस्टमेंट की बातें सुन रहा था, ये तो छोटी सी बात है। तो उसके पिता कहते हैं कि कई अश्वेत लोगों को इससे भी छोटी बातों पर मार दिया गया है, इसलिए तुम इस चीज को हल्के में मत लो। लेकिन इसके बाद जब वो सच जानने के लिए उसकी डायरी को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि बर्नार्ड सच बोल रहा था और उसने वो बातें फॉर्मूला के हिसाब से अपनी डायरी में नोट कर रखी है। फिर भी वो कहते हैं कि गोरे लोग तुम्हें कभी भी अमीर बनने नहीं देंगे, वो हर जगह तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि खुद हमारे समाज के लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। मगर अब बर्नार्ड ठान चुका था कि वो ये करके ही दिखाएगा, इसलिए वो अपने पिता से कहता है, मैं आपको एक दिन गलत साबित करके दिखाऊंगा। और ऐसा कहते हुए उसके जहन में उसी बैंक का दृश्य होता है जिसे वो हमेशा के लिए कैप्चर कर लेता है। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है साल 1954 में और हमें लॉस एंजलिस शहर को दिखाया जाता है। अब बर्नार्ड बड़ा हो चुका है और उसकी शादी यूनिस नाम की लड़की से हो चुकी है, साथ ही उनका एक बेटा भी है। फिर आगे हम देखते हैं कि जब एक दिन बर्नार्ड अपनी वाइफ यूनिस के रिश्तेदारों के लिए घर के लिए जाता है तो यूनिस के अंकल उसे बताते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कंपनी अश्वेत लोगों को नौकरी दे रही है, अगर तुम चाहो तो मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन बर्नार्ड उनका ये ऑफर ठुकरा देता है क्योंकि उसका सपना कुछ और है। वो बताता है कि वो रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहता है ताकि प्रॉपर्टी खरीदकर किराए से कमाई कर सके। अब फिलहाल की बात करें तो बर्नार्ड और उसकी फैमिली यूनिस के अंकल के छोटे से शेड में रह रही होती है, जो कि उन्होंने उनको किराए पर दिया होता है। इसलिए अपनी बात को कटता हुआ देखकर यूनिस के अंकल को गुस्सा आ जाता है और वो बर्नार्ड को ताना मारने लगते हैं कि तुम असल में कोई काम करना नहीं चाहते, तुम्हें रातों रात पैसे कमाने हैं। लेकिन इस बीच बर्नार्ड अपनी बीवी की वजह से उस वक्त चुप बना रहता है। लेकिन खाने के बाद यूनिस अपने अंकल को समझाती है कि बर्नार्ड कोई आम इंसान नहीं है अंकल, वो असल में एक जीनियस है और बहुत ही जल्द वो सब ठीक कर लेगा। फिर वो अपने बर्नार्ड के पास जाती है, जहां बर्नार्ड उसे वादा करता है कि वो जल्द ही उन्हें यहाँ से बाहर निकाल लेगा। अब अगले दिन बर्नार्ड यूनिस के कजिन टोनी को उसके काम पर ड्रॉप करने जाता है, जहाँ मौजूद टोनी का दोस्त मैट उसे बर्नार्ड के साथ कार में देखकर हैरान हो जाता है और उसे लगने लगता है कि बर्नार्ड बहुत ही अमीर आदमी है।
इसलिए जब वो इस बारे में टोनी से पूछता है तो वो उससे मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, बर्नार्ड की तो अपनी खुद की कई बिल्डिंग्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्नार्ड कुछ बिल्डिंग्स देखने जाता है और वहाँ वो सबसे गोरे लोगों वाले इलाके में जाता है और फिर वहाँ की हालत और कीमतों का पूरा जायजा लेने लगता है। फिर वो घर लौटकर यूनिस को बताता है कि मुझे एक परफेक्ट बिल्डिंग मिल गई है, लेकिन अगर मैं वो खरीद लेता हूँ तो मेरे पास रेनोवेशन के लिए पैसे नहीं बचेंगे। यानी अब उन्हें एक इन्वेस्टर की जरूरत होती है। इसलिए अब यूनिस बर्नार्ड को एक ऐसे इंसान से मिलवाने का फैसला करती है जिसके लिए वो शादी से पहले काम किया करती थी और उसका नाम होता है जो। अब जो की बात करें तो वो एक बहुत ही बेफिक्री से जीने वाला इंसान होता है जो कि हर बात को मजाक में लेता है। अब ये देखकर बर्नार्ड उसे सीरियसली नहीं ले पाता और उसके साथ बिजनेस करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो कभी भी सीरियस होकर बिजनेस नहीं कर पाएगा। फिर हम देखते हैं कि बात ना बनने पर दोनों पति पत्नी बिना आइडिया बताए वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जाते समय वो देखते हैं कि एक गवर्नर खुद जो से मिलने आया है। यानी इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि जो के बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस हैं। लेकिन फिर भी ये सब देखकर बर्नार्ड का मन नहीं बदलता। अब इसके कुछ वक्त बाद बर्नार्ड उस शख्स से मिलता है जिसके घर को वो खरीदना चाहता है और उसका नाम होता है पैट्रिक। फिर बर्नार्ड पैट्रिक से कहता है कि अगर मैं ये प्रॉपर्टी खरीद लूं तो मुझे मरम्मत के लिए $500 का लोन दे देना ताकि मैं इसका रेनोवेशन करवा सकूं। लेकिन पैट्रिक इसके लिए साफ मना कर देता है और फिर कुछ कैलकुलेशंस के जरिए उसे समझाता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता और इससे उसे कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन बर्नार्ड फौरन अपना दिमाग चलाता है और बैठे बैठे उसकी कैलकुलेशंस की गलतियां पकड़ लेता है और सही भी कर देता है। अब ये देखकर पैट्रिक थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लोन देने के लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद जैसे ही बर्नार्ड वहाँ से निकलने वाला होता है तभी उसकी नजर एक कैलेंडर पर पड़ती है जो एडवर्ड रिड नाम के एक बैंक अधिकारी ने शायद पैट्रिक को गिफ्ट किया होता है, ठीक वैसा ही जैसा अक्सर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग होती है। अब बर्नार्ड उस कैलेंडर पर लिखा हुआ देखता है एडवर्ड रिड मिड सिटी बैंक। इसलिए अब बर्नार्ड सीधा मिड सिटी बैंक पहुंच जाता है और रिड से मिलने की बात करने लगता है। लेकिन बैंक की सेक्रेटरी उसे देखकर कहती है कि रिड अभी बिजी हैं, जबकि बर्नार्ड साफ देख रहा होता है कि वो अंदर मौजूद हैं। इसलिए यहाँ पर बर्नार्ड समझ जाता है कि उसके अश्वेत होने की वजह से उसे अंदर मिलने नहीं दिया जा रहा, पर इसके बावजूद वो हार नहीं मानता और बैंक के बाहर आकर रिड के बाहर आने का वेट करने लगता है। अब कुछ देर बाद जैसे ही रिड बाहर आता है तो बर्नार्ड एकदम से उसके पास जाता है और उसे एक शानदार बिजनेस आइडिया सुनाते हुए कहता है कि ये आइडिया हम दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अब उसी रात बर्नार्ड घर लौटकर यूनिस को बताता है कि मुझे लोन नहीं मिला, जिसे सुनकर यूनिस कहती है कि हार मत मानो, तुम जरूर सफल होगे। तभी हम देखते हैं कि उसका फोन बजता है और वो कॉल पैट्रिक का होता है, उसी घर का मालिक जिसने उसे लोन देने से मना कर दिया था। अब पैट्रिक उससे पूछता है, क्या रिड से बात करते वक्त तुमने मेरा नाम लिया था? तो बर्नार्ड कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये आम बिजनेस रूल्स के खिलाफ है, लेकिन मैंने नाम लिया था। तो ये सुनकर पैट्रिक मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो नियमों से हटकर सोचते हैं, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा ही करता हूँ। इसके बाद पैट्रिक उसे एक खुशखबरी देता है कि तुम कल बैंक जाकर लोन ले सकते हो और मैं खुद तुम्हारी गारंटी लूंगा। इसके बाद यूनिस और बर्नार्ड एक क्लब में जाकर अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ उन्हें इत्तेफाकन जो भी मिल जाता है, जो हमेशा की तरह बर्नार्ड को छेड़ता है। अब इसी वजह से बर्नार्ड को जो पहले से ही पसंद नहीं था और आज के बाद तो और भी कम पसंद आता है। अब अगले दिन बर्नार्ड और टोनी प्रॉपर्टी की मरम्मत में जुट जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पास में रहने वाली एक किराएदार उन्हें देखकर चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? असल में वो ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि ये गोरे लोगों वाला इलाका था। लेकिन बर्नार्ड शांत होकर कहता है, मैं इस बिल्डिंग का नया मालिक हूँ। पर फिर भी बूढ़ी महिला उसका यकीन नहीं करती और ठीक उसी वक्त टोनी का दोस्त मैट भी मदद के लिए वहाँ पहुँच जाता है। इसी बीच बर्नार्ड उससे पूछता है, क्या तुम्हें किसी अश्वेत आदमी के लिए काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैट मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे तो बस एक ही रंग से फर्क पड़ता है और वो है पैसे का रंग। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बर्नार्ड, टोनी और मैट तीनों मिलकर पूरे दिन मेहनत से बिल्डिंग की मरम्मत करते हैं और कुछ देर बाद 2 पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं। अब वो बताते हैं कि उसी बूढ़ी औरत ने उनसे शिकायत की है कि कुछ काले लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो बर्नार्ड फौरन कागज दिखाता है और यह साबित कर देता है कि वो खुद इस बिल्डिंग का मालिक है। इसके बाद वो पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। फिर मरम्मत खत्म होने के बाद बर्नार्ड और उसका परिवार खुद उसी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में रहने आ जाते हैं। पर यहाँ हमें पता चलता है कि जब वो बूढ़ी औरत उसे वहाँ देखती है तो
तो अगली ही सुबह वो अपना सामान पैक करके वहाँ से कहीं और चली जाती है, क्योंकि वो एक अश्वेत परिवार के पास रहना नहीं चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे बर्नार्ड की बिल्डिंग के खाली फ्लैट्स में और अश्वेत लोग आकर रहने लगते हैं और इस तरह कुछ ही दिनों में पूरी बिल्डिंग फुल हो जाती है। अब बर्नार्ड का ये काम देखकर पैट्रिक बहुत इम्प्रेस होता है, जिसके बाद वो खुद बर्नार्ड से कहता है, आओ पार्टनर बनते हैं। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि बर्नार्ड बिल्डिंग चुनेगा क्योंकि उसकी नजर बहुत तेज है, जबकि पैट्रिक चेहरा बनेगा ताकि ये अपने बिजनेस को नस्ल भेद से बचा सके। इस तरह अब दोनों हाथ मिलाते हैं और 50-50 की हिस्सेदारी पर राजी हो जाते हैं। इसके बाद कुछ हफ्तों तक ये नई जोड़ी धड़ल्ले से प्रॉपर्टी खरीदती है और उनका बिजनेस खूब फलने फूलने लगता है। इसी बीच टोनी और मैट मरम्मत में उनकी मदद करते हैं और यूनिस घर की सजावट की जिम्मेदारी ले लेती है। फिर एक दिन बर्नार्ड यूनिस से कहता है कि मुझे एक बड़े घर के लिए सजावट के आइडियाज चाहिए। तो यूनिस पूछती है कि किसके घर की बात कर रहे हो। तो वो यहाँ उसको सरप्राइज देते हुए बताता है कि ये वाला घर खुद उनका नया घर होगा। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि इसी बीच अचानक बर्नार्ड को एक बुरी खबर मिलती है और वो खबर ये थी कि पैट्रिक की नींद में ही मौत हो जाती है। अब उसके अंतिम संस्कार के बाद हम देखते हैं कि पैट्रिक की बीवी ये डिसाइड करती है कि वो अब बिजनेस खत्म करना चाहती है और इसीलिए वो बर्नार्ड को उस बिजनेस की सिर्फ 25% रकम देने की बात करती है, जबकि असल में पैट्रिक और बर्नार्ड का एग्रीमेंट 50-50 का हुआ था। अब बर्नार्ड इसका विरोध करता है, लेकिन उसकी दिक्कत ये होती है कि किसी भी कागज पर उसका नाम नहीं है। इसलिए वकील साफ साफ कह देता है कि अगर उसे अपना हिस्सा साबित करना है तो उसे किसी गवाह की जरूरत होगी। इसलिए अब बर्नार्ड सीधा मिड सिटी बैंक में रिड से मिलने जाता है, क्योंकि उसे पता था कि पैट्रिक और उसके बीच में कितने प्रतिशत की पार्टनरशिप थी। लेकिन हम देखते हैं कि आज रिड बर्नार्ड को देखते ही उससे मिलने से मना कर देता है। इसके बाद निराश बर्नार्ड बैंक से बाहर निकल आता है और ये मान लेता है कि अब वो अपना हिस्सा कभी क्लेम नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि बैंक को इस वक्त बहुत बड़ी जगह की जरूरत है। लेकिन अब बर्नार्ड के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उसे इस जगह के लिए बड़े इन्वेस्टर की जरूरत होती है, क्योंकि वो जानता था कि नए आदमी से मिलना और ये डील करना बहुत मुश्किल होगा और इस सब में उसका बहुत टाइम निकल जाएगा और फिर भी ये गारंटी नहीं होगी कि वो काम हो ही जाएगा। तो इसीलिए अब ना चाहते हुए भी उसे जो के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वही एक ऐसा आदमी था जो उसकी मदद कर सकता था। तो अब बर्नार्ड उसे एक जबरदस्त आइडिया बताता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर उसी बिल्डिंग को खरीद लें जिसमें बैंक ऑफिसेस चला रही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वहाँ काम कर रहे किसी भी बैंक को हमें लोन देने से मना करने का हक नहीं रहेगा और फिर जब लोन मिलेगा तो और भी प्रॉपर्टीज खरीदना आसान हो जाएगा। अब जो को आइडिया तो पसंद आता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई भी गोरा आदमी अपनी बिल्डिंग किसी काले इंसान को बेचना नहीं चाहेगा। इसलिए वो सोचते हैं कि अब उन्हें एक गोरे चेहरे की जरूरत होगी, यानी एक ऐसा इंसान जो बाहर से बिजनेस का चेहरा हो और गोरे लोगों को उससे कोई दिक्कत ना हो। तो अब बर्नार्ड को इस काम के लिए मैट का ख्याल आता है और फिर वो दोनों उसे इस काम के लिए बुलाते हैं। लेकिन मैट ये सब सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसे इस फील्ड का कुछ भी नहीं पता होता। पर बर्नार्ड और जो उसे समझाते हैं कि वो उसको पूरा गाइड करेंगे और उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैट उलझन में वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं आपको बाद में जवाब दूंगा, क्योंकि अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इसके बाद जब मैट एक डिनर में बैठा होता है तो उस काम को लेकर सोच रहा होता है। तभी वहाँ की वेट्रेस सूजी उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? तो मैट उसे बताता है कि वो रियल एस्टेट का एक नया जॉब करने के बारे में सोच रहा है। तो ये सुनकर सूजी बहुत इम्प्रेस होती है और ये देखकर मैट को पहली बार एहसास होता है कि इस काम में वो बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। इसलिए अब वो फौरन बर्नार्ड और जो के पास दौड़ता है और उनसे कहता है कि मैं आपके काम के लिए तैयार हूँ। इसके बाद मैट की ट्रेनिंग शुरू होती है और सबसे पहले उसे अमीर लोगों से बात करना सिखाया जाता है। इसके लिए जो उसे सुबह 6 बजे गोल्फ खिलाने ले जाता है, क्योंकि वहाँ अमीर लोग मिलते हैं और डील्स वहीं बनती हैं। फिर कुछ समय बाद जो का बैंकर दोस्त डोनाल्ड भी उनके साथ जुड़ जाता है, जो शुरुआत में उन्हें 5 मिलियन देने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन बर्नार्ड उसे भरोसा दिलाता है कि हम लोग ये बिल्डिंग इससे भी कम दाम में खरीद लेंगे। इसके बाद बर्नार्ड अपनी सारी कैलकुलेशंस जो को सिखाता है, लेकिन मैट को उस मैथ्स को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और उसे लगातार समझने की कोशिश करता रहता है। फिर अगले कुछ हफ्तों तक मैट बहुत मेहनत करता है, चाहे गोल्फ हो या मैथ्स। अब शुरुआत में वो कई बार फेल होता है, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर होता जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो गोल्फ में होल इन वन मारता है और एकदम सटीक कैलकुलेशन भी कर देता है,
जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद अब उसका पहला सूट मिलता है और फिर जो उसे सिखाता है कि एक असली आदमी की तरह कैसे ड्रिंक करते हैं, जबकि यूनिस उसे सिखाती है कि अमीर लोगों के साथ कैसे डाइनिंग करनी चाहिए। फिर जब एक दिन मैट गोल्फ खेलते हुए दिमाग में कैलकुलेशन कर लेता है, तब बर्नार्ड और जो को यकीन हो जाता है कि अब ये लड़का तैयार है। अब उनका अगला कदम होता है अपने असली प्लान को अंजाम देना। यहाँ हम देखते हैं कि ये बैंक जिन बिल्डिंग्स में चलते हैं उसका मालिक है चार्ल्स, और वो अक्सर एक बहुत ही हाई क्लास गोल्फ क्लब में खेलने जाता है। अब जो कुछ सेटिंग करता है और मैट को उस क्लब में एक मेहमान के तौर पर एंट्री दिलवा देता है। इस बीच मैट को अमीर दिखाने के लिए जो खुद उसके ड्राइवर का रोल निभाता है। फिर हम देखते हैं कि मैट अपने शानदार गोल्फ स्किल्स से वहां सबको इम्प्रेस कर देता है और आखिरकार इस सब में उसकी चार्ल्स के साथ मीटिंग फिक्स हो जाती है। अब बर्नार्ड और जो मैट को पूरे हफ्ते ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो हर सवाल का जवाब दे सके। अब मैट धीरे धीरे सारे कैलकुलेशंस जुबानी याद कर लेता है और मीटिंग में ऐसे दिखाता है जैसे कि वो सब वहीं बैठकर सोच रहा हो। फिर एंड में चार्ल्स मान जाता है और बिल्डिंग को $15,60,000 में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत होती है, जिसके बाद पूरी टीम जश्न मनाने लगती है। इसके बाद वो उस ऑफिस को फिर से सजाते हैं और बैंकर्स के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। फिर कुछ ही समय में उन्हें मनचाहे लोन्स मिलने लगते हैं और वो गोरे लोगों के रईस इलाकों में खूब प्रॉपर्टीज खरीदने लगते हैं। इस तरह अब उनके पास पैसा, ताकत और पहचान सब कुछ आ जाता है। अब इसी आर्थिक मजबूती मिलने के बाद मैट सूजी से शादी कर लेता है और कुछ ही महीनों में ये तीनों दोस्त पूरे राज्य के सबसे बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन बन जाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से मिलने का मौका भी मिलता है। फिर साल बीतते जाते हैं और 1963 का वक्त आ जाता है। अब बर्नार्ड अपने परिवार को लेकर टेक्सास लौटता है और वो भी अपने बूढ़े पिता से मिलने, जहाँ पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और पहली बार गर्व से कहते हैं, मुझे तुम पर नाज है बेटे। तभी बर्नार्ड उनसे कहता है कि पापा, वैसे तो मुझे अब ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने आपको गलत साबित कर दिया। इसके बाद दोनों बाप बेटे बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन बर्नार्ड अपने बेटे के साथ उसी शहर में टहलने जाता है और यहाँ वो नोटिस करता है कि शहर के फव्वारे अभी भी अलग अलग हैं, गोरे और काले लोगों के लिए। और इसके बाद बर्नार्ड उसी पुराने कोने पर रुकता है जहाँ वो बचपन में जूते पॉलिश किया करता था। तभी वो वहाँ खड़े होकर मोची से पूछता है, जूते पॉलिश करोगे? लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो भी एक अश्वेत आदमी था। अब बर्नार्ड वहीं खड़ा रहता है और उस बैंक को घूरता है जहाँ से उसकी सारी सीख की शुरुआत हुई थी। और तभी उसे वो चीज याद आती है जो उसने बचपन में सोची थी। इसलिए अब उसे एक नया आइडिया आता है, जिसके बाद वो लॉस एंजलिस लौटकर जो से कहता है, अब मैं टेक्सास का वो बैंक खरीदना चाहता हूँ जिसके सामने मैं जूते पॉलिश किया करता था। अब जो बर्नार्ड की बात सुनते ही थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि हमें बैंक चलाने के बारे में कुछ नहीं पता और ये बहुत ही पेचीदा काम है, और टेक्सास में तो लोग वैसे भी किसी अश्वेत को बैंक के मालिक के रूप में पसंद नहीं करेंगे। लेकिन बर्नार्ड का जवाब तैयार होता है और वो उसे समझाता है कि गोरे लोगों के सामने हम नहीं होंगे, बल्कि हम फिर से मैट को फ्रंट पर रखेंगे। वो आगे बताता है कि टेक्सास में एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसे अब तक किसी ने छुआ ही नहीं। असल में वहाँ अश्वेत लोगों को लोन ही नहीं मिलते, इसलिए अगर हम वो रास्ता खोलें तो वहाँ पर हर कोई आगे बढ़ सकेगा। इस तरह अब काफी बहस के बाद जो आखिरकार मान तो जाता है, लेकिन अनमने मन से कहता है, मुझे तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं तुमको खोना नहीं चाहता, इसलिए साथ में काम करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो इस तरह आखिर में वो मान ही जाता है। फिर कुछ समय बाद जो और बर्नार्ड की मदद डोनाल्ड करता है और फिर मैट के जरिए टेक्सास का एक बैंक खरीद लिया जाता है। अब इस डील के हिसाब से पुराने मालिक और उसका बेटा रॉबर्ट उस बैंक के 20% हिस्सेदार बने रहते हैं, जबकि बाकी हिस्सा इन लोगों के पास आ जाता है। इसके बाद बर्नार्ड यहीं नहीं रुकता, बल्कि वो टेक्सास के अलग अलग इलाकों में जाकर वहाँ के अश्वेत लोगों से मिलता है और उन्हें बताता है कि अब ये बैंक बदल चुका है, इसलिए अब यहाँ आपको भी लोन मिलेगा और आपके बाकी काम भी होंगे। लेकिन साथ ही वो सावधानी भी बरतता है और सबको कहता है कि इस बारे में बहुत ज्यादा खुलकर बात ना करें, क्योंकि वहाँ के नस्ल भेदी लोग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कि अब सभी लोन बर्नार्ड और मैट के जरिए दिए जाने लगते हैं और देखते ही देखते इलाके के काले व्यापारियों के बिजनेस तेजी से बढ़ने लगते हैं। इस बीच करीब 3 महीने बाद रॉबर्ट, जो अब भी बैंक में काम करता है और बैंक का 20% हिस्सेदार होता है, वो नोटिस करता है कि मैट बहुत सारे लोन्स पास कर रहा है, इसलिए उसे शक होता है कि आखिर ये सारे क्लाइंट्स अचानक कहां से आ गए।
इसलिए जब वो मैट से पूछता है तो मैट टालमटोल करता है और उसे ठीक से जवाब नहीं दे पाता। इस तरह अब रॉबर्ट का शक गहराने लगता है और वो चोरी छुपे मैट का पीछा करने लगता है। फिर वो देखता है कि मैट बर्नार्ड से मिल रहा है और इसलिए अब वो छुपकर उनकी तस्वीरें खींच लेता है। उधर उसी रात जब मैट घर लौटता है तो उसकी पत्नी सूजी उससे कहती है, मुझे टेक्सास बिल्कुल भी पसंद नहीं, आखिर हम यहाँ पर कब तक रहेंगे। फिर वो कहती है कि तुम तो कहते थे कि तुम इस बिजनेस में पार्टनर हो, पर अब तक तुम्हें बस सैलरी ही मिल रही है। अब मैट उससे कहता है कि वो जल्द ही इस बारे में बाकी दोनों से बात करेगा। फिर अगले दिन जब बर्नार्ड, मैट और जो मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं, तभी रॉबर्ट अचानक उनके घर आ जाता है। अब वो उनसे कहता है कि मुझे काले लोगों के साथ काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लोकल लोग सच जान गए तो हमारा सारा बिजनेस डूब सकता है। इसके बाद वो सबको एक चौंकाने वाली चिट्ठी दिखाता है। ये खत असल में अमेरिकी खजाना विभाग से आया होता है, जिसमें लिखा होता है कि बैंक में 1 महीने बाद इंस्पेक्शन होगा, क्योंकि किसी ने गुमनाम शिकायत की है कि बैंक बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन्स दे रहा है। दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिन्हें बिना किसी गारंटी के सामने वाले को उसके विचारों और आइडिया के आधार पर दिए जाते हैं। अब रॉबर्ट के जाने के बाद वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं और फिर मैट उन दोनों को एक छोटा सा बैंक दिखाने ले जाता है और फिर वो उन्हें एक नया आइडिया बताता है। उसका कहना होता है कि अगर हम ये छोटा बैंक खरीद लें तो मैं अकेले इसे संभाल सकता हूँ और फिर हम दोनों बैंकों में आसानी से लोन्स बांट सकते हैं। इससे होगा ये कि इंस्पेक्शन के वक्त आंकड़े ज्यादा डाउटफुल नहीं लगेंगे। लेकिन जो और बर्नार्ड बहुत डरे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि ये सब बहुत रिस्की है और हमारे पास इसका एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब मैट साफ साफ कहता है, अगर अब भी मुझे पार्टनर नहीं बनाया गया तो मैं अब और मदद नहीं करूंगा। तो अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मजबूरी में उसे पार्टनर बना ही लेते हैं। अब ऐसा नहीं था कि वो दोनों उसे अपना पार्टनर बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन दोनों को ही शक था कि मैट दूसरे लोगों की बातों में जल्दी आ सकता है, इसलिए अभी उसे और परखने की जरूरत है। अब जल्द ही मैट उस छोटे बैंक को खरीद लेता है और पहले ही दिन यूनिस एक सफाई कर्मी बनने का नाटक करती है ताकि बैंक में जो हो रहा है उस पर नजर रख सके। वहीं टोनी और बर्नार्ड अब शहर घूम घूम कर तय करते हैं कि कौन सा लोन किस बैंक से पास किया जाए। फिर उसी रात तीनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं अपने प्लान को फाइनल करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तभी उनकी नजर एक नस्ल भेदी पोस्टर पर पड़ती है जो उनके साइन बोर्ड पर स्प्रे किया गया होता है, जिससे उन्हें बहुत गहरा झटका लगता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मैट एक वकील से मिलता है और सारे बैंक डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता है। फिर कुछ समय बाद रॉबर्ट मैट को कॉल करता है और बताता है कि कुछ गोरे ग्राहक बैंक से अपने पैसे निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बैंक सिर्फ अश्वेत लोगों के लिए चल रही है। अब रात में बर्नार्ड जो को दिखाता है कि उसे बैंक पर एक और नस्ल भेदी पोस्टर मिला है। फिर वो बताता है कि 5 गोरे लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए और 9 लोगों को रॉबर्ट ने किसी तरह से रोक लिया। लेकिन जो को अब भी शक होता है कि शायद ये अफवाहें रॉबर्ट ने ही फैलाई होंगी और वही लोगों को बरगला रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद एक फेडरल बैंक एग्जामिनर उस छोटे बैंक में अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स की जांच करने आ जाता है। ये देखकर अब मैट एकदम से घबरा जाता है और बर्नार्ड को कॉल करके उससे मदद मांगने लगता है। लेकिन बर्नार्ड ये सुनकर चुप हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि इस मीटिंग में एक अश्वेत आदमी को अंदर घुसने तक नहीं दिया जाएगा। इधर मैट की मुश्किलें बढ़ती जा रही होती हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो मीटिंग के अंदर जाकर उसकी कैसे मदद करे। लेकिन तभी यूनिस उसे एक आइडिया देती है और कहती है कि तुम एक काम करो, वहाँ सफाई कर्मी बनकर अंदर चले जाओ ताकि मैट की मदद कर सको। पर बर्नार्ड इसके लिए बहुत ही अजीब तरीके से मना कर देता है, जैसे वो खुद को गोरे लोगों के सामने छोटा ना दिखाना चाहता हो। लेकिन ये चीज यूनिस नोटिस कर लेती है और गुस्से में उससे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए ये सब कितनी बार किया है, क्या तुम एक बार भी नहीं कर सकते? तो बर्नार्ड कहता है, तुम औरत हो इसलिए तुम्हारी बात अलग है। अब ये सुनते ही यूनिस और भड़क जाती है और कहती है कि यही गंदी सोच तो गोरों की भी है काले लोगों के बारे में। लेकिन एक बात याद रखो, अगर हम अपने लोगों के लिए खड़े नहीं होंगे तो फिर कोई भी हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। तो ये सुनकर अब बर्नार्ड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फौरन एक क्लीनर की यूनिफॉर्म पहन लेता है। इसके बाद वो बैंक की तरफ निकल जाता है और वहाँ पहुंचकर एक सफाई कर्मी बनकर अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो मैट की ऑफिस के बाहर झाड़ू लगाते हुए इशारों में मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस उसी वक्त एजेंट दरवाजा बंद कर देता है ताकि गोपनीय बातें कोई और ना सुन सके। इस तरह अब बर्नार्ड को मजबूरन वहाँ से हटना पड़ता है और मैट अंदर अकेला पड़ जाता है। फिर एजेंट धीरे धीरे सवाल करता है और जल्द ही मैट की बातों में कोई गड़बड़ी पकड़ लेता है। अब इसी बीच मैट बहाने से कहता है कि
कि उसे एक फाइल लेनी है और इस तरह वो बाथरूम में जाकर बर्नार्ड और जो से सलाह लेने की कोशिश करता है। अब वो दोनों जितनी जल्दी हो सके उसे कुछ सुझाव देते हैं, जिसके बाद मैट तैयार होकर बाहर चला जाता है। लेकिन जब मैट वापस ऑफिस में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि इतने में एजेंट को अकाउंट्स में कई ऐसी गलतियां मिल जाती हैं जिनका मैट के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और मैट फिर से उन फाइल्स को लेकर बाथरूम की तरफ भागता है। लेकिन इस बार बर्नार्ड खुद उन गलतियों को नोटिस करता है और चौंक कर पूछता है कि हमारे वकील डोनाल्ड ने आखिर ये सब कैसे मिस कर दिया, उसे तो सब कुछ अच्छे से आता है। तभी मैट अचानक अपनी सच्चाई कबूल करता है और बताता है कि उसने डोनाल्ड की जगह एक और वकील से काम करवाया था ताकि सब कुछ जल्दी हो जाए। इस तरह अब बर्नार्ड और जो को सच्चाई समझ में आती है और वो अंदाजा लगा लेते हैं कि रॉबर्ट शुरू से ही उन्हें बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा था। अब रात को बर्नार्ड यूनिस को मीटिंग का नतीजा बताता है कि उन्हें 27 एनपीए लोन तुरंत बेचने होंगे और जितना भी घाटा होगा वो सब उन्हें ही भरना पड़ेगा। अब कुछ समय बाद बर्नार्ड और जो मैट से मिलते हैं और उससे साफ कह देते हैं कि अब हम और मदद नहीं कर सकते और क्योंकि ये छोटा बैंक तुम्हारा आइडिया था इसलिए अब इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर अगली सुबह वो वकील डोनाल्ड जो को कॉल करता है और चौंकाते हुए बताता है कि तुम्हारी बैंक ने मैट के सारे लोन खरीद लिए हैं। आखिर ये सब तुमने कब किया? अब ये सुनकर जो और बर्नार्ड गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और सीधे मैट के ऑफिस में घुस जाते हैं। वो चीखते हैं कि ये सब तुमने क्या किया? तो मैट शांत रहते हुए उनसे कहता है कि ये सब सिर्फ अस्थायी है, इससे मुझे बाकी अकाउंट बुक्स एडजस्ट करने का वक्त मिल जाएगा। लेकिन इतने में बर्नार्ड और जो उससे चिल्लाकर कहते हैं कि ये फ्रॉड है और हम ऐसा नहीं कर सकते। आखिर एक बैंक किसी दूसरे खराब बैंक के लोन को क्यों खरीदेगी? अगर ऊपर वालों को पता चल गया तो हम सब मारे जाएंगे। तभी अचानक अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के एजेंट्स वहां आ जाते हैं और वो ऐलान करते हैं कि इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है, इसलिए अब सारे कस्टमर्स को बाहर जाने को कह दिया जाता है और बैंक को अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिया जाता है। फिर जो और बर्नार्ड जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही FBI ऑफिसर उन्हें रोकते हैं और बिना कोई कारण बताए उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अब बर्नार्ड इसका बहुत विरोध करता है और कहता है कि ये रेसिज्म है, हमें काले होने की सजा मिल रही है। लेकिन एजेंट्स उसकी एक नहीं सुनते और उसे जोर से पकड़कर वहां से ले जाते हैं। अब कुछ समय के बाद एक वकील जो और बर्नार्ड से कहता है, राज्य सरकार ने आपके ऊपर लगे बैंकिंग चार्जेस तो हटा दिए हैं, लेकिन फेडरल चार्जेस अभी भी बाकी हैं। वकील आगे बताता है कि आर्कनसास का एक सीनेटर बैंकिंग सिस्टम की कमजोर निगरानी पर सुनवाई कर रहा है और हो सकता है कि वो इस केस का इस्तेमाल अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाने के लिए कर रहा हो, इसलिए अगर सब सही गया तो शायद फेडरल चार्जेस भी हट जाए। वहीं दूसरी तरफ मैट अब भी मुश्किल में फंसा होता है और तभी उसे एक ऑफर दिया जाता है कि अगर तुम अपने दोस्तों के खिलाफ गवाही दोगे तो तुम्हारे ऊपर से सारे केसेस हटा दिए जाएंगे। तो इस तरह से कुछ दिन बाद मैट जब कोर्ट में पेश होता है तो वो कहता है कि मैं तो सिर्फ एक कर्मचारी था, जबकि जो और बर्नार्ड ने मुझे इस्तेमाल किया और मैंने वो सब बस उनके कहने पर किया। इस तरह से अब कानूनन बर्नार्ड के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला ये कि अगर वो मान ले कि उसने ढीले नियमों का फायदा उठाकर खुद को अमीर बनाया तो सरकार को नियम बदलने का बहाना मिल जाएगा और बदले में बर्नार्ड को इम्यूनिटी यानी पूरी आजादी मिल जाएगी। वहीं दूसरा ये कि अगर वो सच बोले या जो चाहे कहे तो उसकी बातों की तुलना उन गोरे लोगों की गवाही से की जाएगी और अगर कोर्ट को लगा कि बर्नार्ड झूठ बोल रहा है तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाएगा। फिर सुनवाई के बाद बर्नार्ड अपनी पत्नी यूनिस के साथ टहलने के लिए जाता है। फिर वहाँ वो उससे कहता है कि अगर मैंने इम्यूनिटी डील ले ली तो कभी ये सच्चाई उजागर नहीं कर पाऊंगा कि देश में अश्वेत लोगों को आज भी बैंकिंग सिस्टम में बराबरी नहीं मिलती। फिर यूनिस उसकी आंखों में देखती है और मुस्कुराकर कहती है, तुम जो भी फैसला लो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर अगले दिन कोर्ट में जाने से पहले बर्नार्ड और जो एक दूसरे से मिलते हैं और सालों की दोस्ती, मेहनत और जद्दोजहद को याद करने लगते हैं, जैसे कि उन्हें पता हो कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद कोर्ट रूम में बर्नार्ड अपनी गवाही देता है और ये वही सीन होता है जहां से इस मूवी की शुरुआत हुई थी। वो कहता है, हमारे देश के संविधान में लिखा है कि सभी इंसान बराबर बनाए गए हैं, लेकिन हकीकत में कानून ऐसा नहीं मानता। अब उसके सामने बार बार चेतावनी आती है कि अगर तुम इम्यूनिटी डील को ठुकराते हो तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन बर्नार्ड उससे डरता नहीं, उल्टा वो कोर्ट में खड़ा होता है और अपने हाथ में सफाई कर्मी की यूनिफॉर्म लेकर बोलता है कि अगर किसी इंसान को लोन नहीं मिलता
तो वो बिजनेस कैसे शुरू करेगा, घर कैसे खरीदेगा, और अगर ऐसा है तो फिर अमेरिकन ड्रीम सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही है, सभी के लिए क्यों नहीं, जबकि अमेरिका को चलाने में एक एक आदमी का खून पसीना लगा हुआ है। इस तरह अब अंत में फैसला आता है, जहां सरकार बर्नार्ड और जो की पूरी संपत्ति जब्त कर लेती है और आखिर में उन्हें 3 साल की फेडरल जेल की सजा मिलती है। साथ ही उनकी सारी बिल्डिंग्स भी छीन ली जाती हैं और बस एक घर बचता है जो यूनिस के नाम पर था। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट उस बैंक को फिर से खरीद लेता है और वो भी बेहद सस्ते दामों में। और इसके कुछ साल बाद जब जो और बर्नार्ड जेल से बाहर आते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंस रहे होते हैं, जैसे ये सजा उन्होंने जानबूझकर काटी हो। इसलिए अब यूनिस हैरान हो जाती है और उनसे कहती है कि आखिर तुम लोग जेल से छूटकर हंस क्यों रहे हो। और तभी वो दोनों एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। वो कहते हैं कि गवाही से पहले असल में मैट हमसे मिला था और उसने कहा था कि अगर वो हमारे खिलाफ गवाही नहीं देता तो उसे 50 साल की जेल हो जाती, इसलिए हम उसके साथ ऐसा होने नहीं दे सकते थे। इसलिए हमने उसे माफ कर दिया और उसे कहा कि वो गवाही दे दे। लेकिन बदले में मैट ने बहामास में 2 घर खरीदकर हमारे नाम कर दिए थे, इससे पहले कि सरकार वो पैसा भी जब्त कर पाती। इसके बाद बर्नार्ड और जो की उसी बहादुर गवाही के चलते साल 1968 में अमेरिकी कांग्रेस पास करती है द फेयर हाउसिंग एक्ट, जिसमें कि अब किसी को उसके रंग, धर्म और लिंग के आधार पर घर बेचने या किराए पर देने से मना नहीं किया जा सकता था और वो लॉ आज तक वहीं पर कायम है। इस तरह हम देखते हैं कि बर्नार्ड गैरेट और जो मॉरिस ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उन्होंने अमेरिका के हजारों अश्वेत परिवारों को अपने सपनों का घर पाने का अधिकार दिलाया। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इस बीच हमें असली बर्नार्ड और जो के फोटोज भी दिखाए जाते हैं, जिन्होंने बिना लड़ाई और झगड़े के सिर्फ अपने दिमाग और अपनी हिम्मत से सरकार को वो कानून पास करने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अगर आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। भाई, यही तो हमारा असली मोटिवेशन है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार धांसू मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।